वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आपने जो कमेंट्स किए हैं उनमें ज़्यादातर कमेंट्स यही थे कि क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं साथ साथ, तो करते हैं। आज क्वेश्चन आंसर ही करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा एसएसटी में ज्योग्राफी का है, संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा और किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस दे आर एमसीक्यूज। वो है जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, वो है जिनमें से आपको एक विकल्प सही उत्तर जो है चूज करके बताना होता है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? जो लौह अयस्क होता है वो किस प्रकार का है? हमने संसाधनों को वर्गीकृत जब किया था तो अलग अलग प्रकार के संसाधन पढ़े थे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है नवीकरण योग्य, यानी कि रिन्यूएबल वो होता है जिसको फिर से बनाया जा सके। प्रवाह योग्य, फ्लो यानी एक से दूसरी जगह पे जाके जो बह के जा सके। तीसरा है जैव या बायोटिक, यानी कि जिसमें जीवन हो, जैसे पेड़ों में होता है, पौधों में होता है, जानवरों में होता है, इंसानों में होता है, जीवन हो। या अनवीकरण योग्य, नॉन रिन्यूएबल, जिसको फिर से मानव द्वारा नया नहीं बनाया जा सके। तो किस प्रकार का है? नवीकरण, हम लोहा अयस्क नया नहीं बना सकते, फिर से लोहे से दूसरी चीजें बना सकते हैं। प्रवाह योग्य, लोहा बहता नहीं है क्योंकि लोहा ठोस है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। जैव या बायोटिक, लोहा जीवन तो होता नहीं है उसमें, तो आंसर है हमारा अनवीकरणीय योग्य या नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ज्वार भाटा जो आते हैं, समुद्र की लहरें जो होती है, समुद्र की लहरें, समुद्र के गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है वो, और साथ ही साथ जो सूर्य और चंद्रमा की भी जो गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां होती है, जो मैग्नेटिक पावर्स होती है, उनकी वजह से लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे जाती हैं। तो जो लहरें ऊपर उठती है उसको ज्वार कहते हैं और नीचे आती है उसको भाटा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ज्वार भाटा कहलाते हैं। तो ये ज्वार जब ऊपर उठता है तो उसमें पावर होती है, उस पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, आप सबने साइंस में पढ़ा है, 9th में भी 8th में भी, कि जो गतिज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है ना। काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन नहीं है? Under which of the following type of resource tidal energy can't be put? नहीं है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है। तो पुनः पूर्ति योग्य, जिसको रिप्लेनिश किया जा सके, बिल्कुल है, क्योंकि ज्वार जो है दिन में 2 बार आते हैं। ठीक है, फिर अजैव, अबायोटिक, ये भी सही है क्योंकि पानी में जीवन नहीं होता है। ठीक है ना, पानी सांस नहीं ले सकता। मानवकृत या ह्यूमन मेड, क्या ज्वार इंसान बनाता है? नहीं, इंसान नहीं बनाता। और लास्ट है नॉन रिसाइकलेबल, तो ये तो रिसाइकल तो इनका चलता ही रहता है। तो यानी कि इसका आंसर होगा मानवकृत, ह्यूमन मेड नहीं है। देखो, हमें आंसर देना है किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो ये ह्यूमन मेड, मानवकृत नहीं है, इसको मानव ने नहीं बनाया, ये प्रकृति की देन है। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? विच वन इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? हम सबको पता है कि पंजाब से नहरें निकली है, बहुत सी नहरें, जैसे गंगा नहर है वो भी पंजाब से होके आती है, साथ ही इंदिरा गांधी नहर भी पंजाब से होके आती है, और वहाँ बहुत गहन खेती की जाती है इसके नहरों की वजह से। तो गहन खेती या इंटेंसिव कल्टीवेशन, गहन खेती का मतलब साल में कभी भी भूमि को परती नहीं छोड़ना, कभी भी भूमि को खाली नहीं छोड़ना, पूरे साल उस पर खेती करना। वनोन्मूलन या डिफोरेस्टेशन, वहाँ 80% भूमि जो है वो खेती योग्य है, तो वहाँ वन तो है ही नहीं, तो डिफोरेस्टेशन को हम किसी मुख्य कारण में नहीं गिन सकते। अधिक सिंचाई या ओवर इरिगेशन, सिंचाई तो खैर अच्छी ही होती है, लेकिन ओवर इरिगेशन मेन कॉज, इसमें पूछा मुख्य कारण क्या है। और उसके बाद में अति पशुचारण या ओवर ग्रेजिंग, खेत है तो पशुचारण, पशुओं के लिए चारा तो खेतों से निकल जाता है, तो यानी ये 2 कारण तो वैसे ही नहीं है। लेकिन गहन खेती और अत्यधिक सिंचाई में से अगर गहन हम देखें कि अत्यधिक सिंचाई की जाती है तो वो कोई गलत नहीं है, हालांकि उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है,
तो अत्यधिक सिंचाई जो है वो इतना बड़ा कारण नहीं है जितना कि इंटेंसिव कल्टीवेशन एक कारण हो जाता है, ठीक है ना। तो गहन खेती या इंटेंसिव कल्टीवेशन को लैंड डिग्रेडेशन या भूमि निम्नीकरण का एक कारण कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती क्या होती है? जो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ समतल जगह नहीं है, तो पहाड़ी में ढलान में जो होते हैं वो सीढ़ियाँ जैसा जो है आकृति बनाई जाती है ताकि वहाँ पानी का ठहराव हो सके और फिर वहाँ खेती की जाती है, तो उसको सोपानी खेती भी कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा और उत्तराखंड, ये 4 हमारे ऑप्शन है। अब आप सबको पता है कि पंजाब और हरियाणा में तो नहरें हैं, तो नहरें तो वहीं निकाली जाती है जहाँ प्लेन्स हो, जहाँ मैदान हो, और मैदान में सोपानी खेती की नहीं जा सकती। और उत्तर प्रदेश के मैदान, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये तो लिखा हुआ ही है कि मैदान है, तो यानी कि यहाँ पर इन तीनों जगहों पर टेरेस कल्टीवेशन या सोपानी खेती नहीं की जाती। उत्तराखंड में जहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है, तो ये है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जो ब्लैक सॉइल होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड? मुख्य रूप से काली मृदा ही पाई जाती है। काली मृदा हमने जब पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? काली मृदा, उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अच्छी होती है और वो जब सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है, काले रंग की होती है, ठीक है, कपास के लिए बेहतरीन होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको साथ में याद रख के चलना है ताकि जब भी उस चीज का नाम आए ना आपके दिमाग में वो चीज स्टक हो जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर पहाड़ियां हैं, तो वहाँ काली मृदा नहीं होगी। जहाँ पहाड़ियां होती है वहाँ पर जो है कंकर होते हैं या इस प्रकार की या जो हम कह सकते हैं जलोढ़ मृदा होती है। राजस्थान, हम सबको पता है कि राजस्थान में क्या है? राजस्थान में डेजर्ट है और डेजर्ट में काली मिट्टी नहीं होती है, वहाँ भूरी बलुई मिट्टी होती है। और झारखंड में नदियां निकलती है तो वहां पर भी प्लेन्स हैं, तो वहां भी नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला सेगमेंट है जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। 30 शब्दों के अंदर अंदर इसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। हमें सिर्फ समझना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और जितना पूछा जाए बस उसी का आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी 2 सेगमेंट में ये क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये बताना है कि किन किन राज्यों में पाई जाती है और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। Name the states having black soil and the crop which is mainly grown in it, ठीक है। तो वो 3 राज्य जहां काली मृदा ज्यादा पाई जाती है वो 3 राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग होकर नया राज्य बनाया गया है। तो पहले 2 ही थे, अब 3 हो गए हैं जहां मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। और आप सबको पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। कपास की फसल उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो कपास की फसल ही काली मिट्टी में उगाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर द स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल in them and mainly cotton is grown in it. Cotton is mainly grown in the black soil. अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? What type of soil is found in the river deltas of the eastern coast? Give 3 main feature of this type of soil. अब देखो, आपको यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं जानने हैं, आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस के आंसर आपको देने किस तरह है। मेनली जो मार्किंग सिस्टम होता है वो इसी तरह से होता है कि आप जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो कितना ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है ना, कितना इफेक्टिव है, कितना कॉपी चेक करने वाले के दिमाग पर इफेक्ट डाल रहा है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉइंट टू पॉइंट देना है। खास करके तब जब छोटे क्वेश्चन आते हैं आप बहुत कुछ लिखते चले जाते हो, उतना ही लिखना होता है जितना आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है जिसको हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं,
इसकी विशेषताएं क्या होती है? एक तो ये बहुत उपजाऊ होती है। ये दो तरह की होती है, खादर और बांगर। आपने देखा था कि खादर जो है वो नई जलोढ़ है जो लाई जाती है इन पिछले कुछ एक सालों में, और जबकि बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है, काफी साल पहले नदियों द्वारा बिछाई जा चुकी है और वो नदियों के तट से थोड़ी दूर दूर होती है। सूखे क्षेत्रों की जलोढ़ मृदा क्षारीय हो जाती है। जहां पर अब वो सूख गई है मृदा, यानी कि नदी तट से दूर हो गई है, वहां वो थोड़ी क्षारीय प्रवृत्ति की हो जाती है। तो ये जलोढ़ मृदा की विशेषताएं हैं। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, कौन सी मृदा किस जगह ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है ना। तो एल्यूवियल सॉइल जो है वो ज्यादा पाई जाती है ईस्टर्न कोस्ट पे। Main features of this soil are, first, alluvial soil as a whole are very fertile। बहुत ज़्यादा ऐसे सारे तत्व होते हैं, पोटेशियम इसमें होता है और मैग्नीशियम इसमें होता है, वो सारे तत्व इसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो पानी के जितने भी गुण हैं वो है इसके अंदर। फिर ह्यूमस भी अच्छा खासा मिला होता है, तो ये सब गुण इसमें होते हैं और इसी वजह से ये बहुत फर्टाइल होती है। They are of two types, दो तरह की होती है। खादर, that can be considered as a new alluvial, and bangar, it can be considered as old alluvial also. Third is soils in the drier area are most alkaline, क्षारीय हो जाती है, alkaline ये हो जाती है, ठीक है। तो ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं जिसमें आपसे सजेशन पूछा जाता है या आपसे कहा जाता है कि आप क्या करेंगे इस चीज के लिए। What steps can be taken to control soil erosion in hilly areas? तो क्या क्या कदम होंगे पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए? निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहला, समोच्च जुताई द्वारा सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। समोच्च यानी समान ऊंचाई पर जो है सीढ़ियां बनाकर और फिर वैसे खेती की जानी चाहिए। फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जानी चाहिए, इसे पट्टी कृषि भी कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर मेखला बनाई जानी चाहिए। पेड़ों को लाइन से लगाना चाहिए, जो कि रक्षक मेखला जिसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, खेत के चारों तरफ, उससे जो है वो इरोज नहीं होने देंगे उस मिट्टी को। सो दीज स्टेप्स शुड बी अडॉप्टेड इन हिली एरियाज टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। First, terrace cultivation should be practiced through contour plowing. Contour plowing means the field should be plowed at the same high level of the land, and it is called contour plowing. ठीक है। Second है, strips of grasses should be left between crops. It is also known as strip cropping. And trees should be planted to create shelter belts. ये जो रक्षक मेखला है ना, इसको इंग्लिश में शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, यानी कि जो पेड़ है वो शेल्टर का काम करते हैं, रक्षक का काम करते हैं। तो ये जो कदम है वो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए अपनाए जाने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जो अपेरेंटली इसमें पूछा गया है कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। सबसे पहले जैव संसाधन, वो प्राकृतिक संसाधन जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। वो जो सांस लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब ये सारी क्रियाएं करने वाले जो भी होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है क्योंकि वो दूसरे ह्यूमंस के काम आता है। प्राणी, मछलियां, वन, ये सब जो है हमारे लिए रिसोर्सेज की तरह काम करते हैं। फिर है अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो चट्टाने हैं, मृदा है, धातुएं हैं, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life in them. These are called biotic resources, and human flora and fauna are counted in biotic resources. Abiotic resources, all those resources which are composed of non-living things are called abiotic resources. Rocks can be counted in abiotic, and soils and with it metals are can be counted in abiotic resources. अब देखते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं
इनकी वर्ड लिमिट जो है 120 वर्ड्स है। 120 वर्ड्स का मतलब आपको कम से कम 1.5 पेजेस जो है वो इसके साथ लिखने होंगे। वर्ड लिमिट का हालांकि थोड़ा ध्यान रखना होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जब आप आंसर देते हो तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से इनके आंसर देते हैं। तो आप अगर इसी तरीके से लिखते हो तो आपकी मार्किंग जो होती है वो अच्छे तरीके से हो पाती है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई, उसका क्या कारण है, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि आखिर पूछा क्या गया है। कई बार पूछा कुछ और जाता है और हम लिख कुछ और देते हैं। Explain land use pattern in India and why has the land under forest not increased much since 1960 to 61? 60 से 61 के बाद में जो है वनों के क्षेत्र में वृद्धि क्यों नहीं हो पाई, इसका आंसर देना है। तो हमने देखा ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट तो ये पूछता है कि भारत में लैंड यूज के पैटर्न क्या है, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से ज्यादा भूमि उपयोग की जाती है। अब आपकी बुक में एक जो है इसके लिए पाई चार्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है वो पाई चार्ट, लेकिन उसमें इतने सारे यूसेज दिए हुए हैं और परसेंटेजेस जो है वो डेटा इतने ज़्यादा दिए हुए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना ज़्यादा डेटा याद करके और फिर लिखना, और फिर अगर आप गलत लिख देते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो बेटर बी यू शुड लर्न द प्रॉपर डेटा विच शुड बी लर्न। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक और कितना याद करना है, ठीक है ना। तो जो डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं। तो पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट सेगमेंट की। ये क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका फर्स्ट सेगमेंट कि भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन कीजिए। भारत में भू उपयोग का प्रारूप, सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि ये किससे प्रभावित होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भू आकृति, जो ज्योग्राफिकल जो भी इसकी शेप्स होती हैं वो, जलवायु, मृदा, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी कैसी है, संस्कृति, परंपराएं, ये सब चीजें मिलकर और भूमि के उपयोग के प्रारूप को डिसाइड करती है, उसको निर्धारित करती हैं। फिर हमारे भारत की कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बार बार दोहराया था कि कुछ डेटाज ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद ही रखने होते हैं। लेकिन ये जो टोटल 32.8 लाख जो किलोमीटर स्क्वायर है, इसका पूरा डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सिर्फ 93% का ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। ऐसा इसलिए है कि या तो अरुणाचल प्रदेश और उस तरफ के जो इलाके हैं वो इतने दुर्गम हैं कि वहाँ जाया नहीं जा सकता, या फिर जो कुछ हिस्सा भारत का POK के अंडर है या अक्साई चीन के अंडर है, तो वहाँ के भी डेटा हमें उपलब्ध नहीं है। फिर अब जो डेटा उपलब्ध है, जो सांख्यिकी हमारे पास है, उनमें से मुख्यतः 23.30% जो क्षेत्र है वो वनों का है। 45.50% क्षेत्र विशुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जहां विशुद्ध तरीके से खेती की जाती है, जहां पूरे साल खेती की जाती है। देखो ये वही मुख्य आंकड़े हैं जो आपको याद करने हैं, और ये वो डेटाज हैं जो आपकी NCERT की बुक में एकदम लेटेस्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। इसी साल जो वेबसाइट पर जो बुक आई है उससे देख के और ये सांख्यिकी ली गई है, तो आपको यही आंकड़े याद करने हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं। ये 2014-15 के डेटाज हैं। 5.5% जो क्षेत्र है, 5.5% क्षेत्र, ये बंजर या कृषि अयोग्य भूमि है, यहाँ खेती नहीं की जा सकती। 8.7% क्षेत्र गैर कृषि प्रयोजनों की भूमि है, सड़कें बनती है, रेल बनती है, रेलों के लिए जो पटरियां बनती हैं वो होते हैं, या फिर कारखाने लगाए जाते हैं, खनन किया जाता है। तो इस 8.7% क्षेत्र में वही सब आते हैं। 4.0 यानी 4% क्षेत्र कृषि योग्य बंजर भूमि है। ये ऐसी भूमि है जहाँ पर खेती की तो जा सकती है अगर थोड़ी बहुत सिंचाई की जाए या थोड़े एफर्ट्स लगाए जाए तो, लेकिन यहाँ अभी खेती नहीं की जा रही, इसको प्रति छोड़ा हुआ है, फॉलो लैंड जिसे हम कह सकते हैं। ओके, देन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, it can be determined by some factors, and these factors can be told as topography, climate, soil types, population, technology, culture and traditional etc. These are the factors that determiningly control the pattern of the pattern how we use land in a country.
To get total geographical area of India is 3.28 million kilometer square, and datas are available for only 93% of it. Now 23.30% area is of forests, and 45.50% area is net sown area, which is cultivable, and we cultivate the area. 5.5% area which is unculturable wasteland. It cannot be cultivated. 8.7% area is non-agricultural usage, and 4% area is culturable wasteland. It can be cultivated but it is not right now. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे सेगमेंट की, जिसमें पूछा गया है कि क्यों 1960-61 के बाद भारत के वन क्षेत्र में, कुल जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है ना। वाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 to 61। इसके बाद में इसमें इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ है ये पूछा गया है। तो इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण, वन क्षेत्र में वृद्धि न होने का पहला कारण हो सकता है वनोन्मूलन। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं, चाहे फ्यूल के लिए काटें, चाहे हम अपने इमारती लकड़ी लेने के लिए काटें, या फिर किसी और रीजंस की वजह से हम काटें। तो हम वनों को काटते तो जा रहे हैं लेकिन उसी अनुपात में हम वन फिर से लगा नहीं रहे हैं। ये पहला कारण है। दूसरा है अति पशुचारण। पशु जो वनों में छोड़ दिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा चर लेते हैं, मतलब कि इससे क्या होता है वो जड़ों तक को निकाल लेते हैं, उन घास की जड़ों को, जिससे वहाँ की मिट्टी बह जाती है जब बारिश आती है या ऐसा कुछ होता है। तो वो धीरे धीरे इसी क्रम में क्या होता है कि पेड़ों की जड़ों को भी कमज़ोर कर देती है। फिर है औद्योगिक अपशिष्ट। ये जो उद्योगों से वेस्टेज निकलता है ये भी धीरे धीरे उस जमीन को बंजर बना देता है और फिर वहाँ से पेड़ गायब होने लगते हैं। अत्यधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई भी एक बड़ा कारण है। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होता है कि ज़मीन जो है वो लवणीय हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाता है, तो इससे भी ज़मीन बंजर होने लगती है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या तो हम सबको पता है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें रहने के लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिएगी। ज़मीन ज़्यादा चाहिएगी तो हम वो ज़मीन कहाँ से लाएंगे। ज़मीन तो रीन्यूएबल रिसोर्स है नहीं, ये तो जितनी है उतनी ही है। जब हमने शुरू में बात की थी तो हमने ज़मीन लैंड रिसोर्स को जो है फिनाइट लैटिट्यूड कहा था। फिनाइट लैटिट्यूड का मतलब होता है कि जो जितना है उतना ही है, उसको बढ़ाया घटाया हम नहीं बढ़ा घटा सकते। ठीक है ना। ये ना तो रीन्यूएबल है ना इसको रिसाइकलेबल है, तो क्या किया जाए। तो ऐसे फिनाइट लैटिट्यूड के जब हो तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना फिर वन क्षेत्र कम होता जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सरकारी लापरवाही। गवर्नमेंट्स जो है वो पॉलिसीज तो बनाती है लेकिन उनको लागू करने के लिए उचित कानून नहीं बनाए जाते, उचित तरीके से लागू नहीं किया जाता। ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि 1960 के बाद अब तक वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है। So reasons behind not increasing the forest area can be told as: first, deforestations. Trees are cut in a huge amount but are not sown in that amount or that ratio. It is the biggest reason behind deforestation. Then overgrazing is another one major reason behind it. Industrial wastage is also a big reason because it makes the land barren, and when the land become barren, no tree can be grown at that land. Over irrigation is also a big problem because it makes the land saline, and saline land cannot be used to grow forests or cultivate. Then growing population is another big reason, and as population grows it needs land, और फिर वो ज़मीन तो वनों से ही मिलेगी। केयरलेसनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ बिग रीजन। तो ये है जो आपके बड़े आंसर वाले क्वेश्चन है उनमें पहले क्वेश्चन का आंसर। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज: प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कह सकते हैं ह्रास कैसे हुआ है। हम संसाधनों को नष्ट करते जा रहे हैं, तो ये कैसे हुआ है, इसके रीजंस क्या क्या है। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज।
इसमें इनका क्या हाथ है? मतलब ये जो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप करते जा रहे हैं, हम अगर इकोनॉमिकली देखें तो ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रोइंग अप जो है वो हमारे रिसोर्सेज के लिए, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए कैसे घातक बन गई है, इस पर डिस्कस करना है। तो मैंने पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं, पॉइंट्स को मैं आपके सामने अभी डिस्क्राइब करूंगी और आपको उनको उसी हिसाब से डिस्क्राइब करना है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग पर स्टक कर जाए। वो कब होता है? अगर आप बड़े क्वेश्चन का आंसर एकदम लिटरली लिखते ही चले जाओ विदाउट एनी स्टॉपेज और विदाउट एनी पॉइंट, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो ज़रूरी ये है कि आप आंसर जो दे रहे हो वो पॉइंट वाइज दो। आप जितना ज़्यादा उसको एलोबरेट करके दे सकते हो पॉइंट्स में, उतना दो। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इस चीज़ का है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के दुष्प्रभाव क्या हुए हैं, गलत प्रभाव क्या पड़े हैं, इविल इफेक्ट्स क्या हुए हैं। पहला है वनों की अंधाधुंध कटाई। देखो, हम कमर्शियली जब ग्रो करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हम जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ लेते हैं, जितनी ज़्यादा मैकेनिज्म यूज़ लेते हैं, उतना ही फिर हमारा काम फास्टर होता जाता है। और काम जब तेज़ होता जाता है तो उसके अंदर रॉ मटेरियल या कच्चे माल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो फिर अंधाधुंध तरीके से वो वनों से और बाकी सब चीज़ों से वो कच्चा माल लिया जा रहा है। पुराने टाइम में जब मशीनरी इतनी उत्कृष्ट नहीं थी तो कच्चा माल भी हिसाब से लिया जाता था और उसी हिसाब से वापस उसको रो भी कर दिया जाता था। अब आज जो रेशियो है हमारा कच्चा माल लेने का और फिर वापस उसको नेचर को देने, यानी कि पेड़ों को ग्रो वगैरह करने का, वो रेशियो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो रेशियो कहीं भी मैच नहीं करता है, कहीं भी मेल नहीं खाता है। तो ऐसे में डिफॉरेस्टेशन या वनों की अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, उसके पीछे का कारण भी कहीं न कहीं हमारी टेक्निकल ग्रोथ है, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। सेकेंड है प्रदूषित नदियां, जमीन और वायु। अब चाहे आप रिवर्स देख लीजिए, वहाँ इंडस्ट्रियल वेस्टेज जा रहा है, चाहे ज़मीन देख लीजिए वो बारन होती जा रही है, और चाहे आप हवा देख लीजिए उसमें भी प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो ये जो प्रदूषित नदियाँ हो रही है, ज़मीन प्रदूषित हो रही है, हवा प्रदूषित हो रही है, ये भी इसी का कारण है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को, हम उनको पॉल्यूट कर रहे हैं, हम उनको बिगाड़ रहे हैं, इन सब रिसोर्सेज को जो नेचर ने हमें दिए हैं। पॉल्यूटेड रिवर्स एंड लैंड एंड एयर, these are also evil effects. Then अति गहन कृषि, वेरी इंटेंसिव कल्टीवेशन, जहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, इरिगेशन उपलब्ध है, वहाँ पर पूरे साल खेती की जाती है। ज़मीन की क्या प्रकृति होती है कि भाई आपने खेती की, उसको थोड़े टाइम के लिए बारिश छोड़ना होता है ताकि वो अपने अंदर के वो न्यूट्रिएंट्स वापस से क्रिएट कर सके। लेकिन सिंचाई और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो गहन कृषि है, ये जमीन को हम सिर्फ उपयोग नहीं कर रहे हैं, उपयोग करने के साथ साथ उसका डिग्रेडेशन कर रहे हैं, निम्नीकरण हम कर रहे हैं। फिर है बढ़ता औद्योगिक अपशिष्ट, ग्रोइंग इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे नदियाँ देख लो, उनमें वेस्टेज छोड़ा जा रहा है, अगर ज़मीन पर छोड़ा जा रहा है तो वो ज़मीन को बारन कर रहा है, धुआं निकल रहा है तो वो हवा को प्रदूषित कर रहा है। तो ये जो बढ़ता औद्योगिक अपशिष्ट है, ये भी इसका एक बहुत बुरा प्रभाव है। फिर है घटते ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या करते हैं हमारे लिए? आपने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जो जल चक्र पढ़ा है कि नदियाँ निकलती है, समुद्र में मिलती है, समुद्र से भाप बन के पानी उठता है और फिर वापस बादलों के रूप में आता है और बारिश करता है। तो वो बारिश सिर्फ यहाँ पानी के रूप में नहीं होती, वो बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में भी होती है। तो वो बर्फ़ वहाँ जमती जाती है, तो ग्लेशियर्स, उस जो बर्फ़ की ये जो मोटी परत है पहाड़ों पर, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, इस मोटी परत को ग्लेशियर्स कहा जाता है। अब हो रहा है ये है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे भूतापीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्लेशियर्स जो है वो बहुत मात्रा में पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 50 या 100 सालों के बाद नदियाँ ही बहनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। भाई, नदियों का ओरिजिन, नदियों का मूल उत्पत्ति स्थान तो वो ग्लेशियर्स ही है। फिर बढ़ता समुद्र स्तर। अब ये जब नदियां ज़्यादा पानी अभी इस समय फ्लो कर रही है तो वो जाके तो समुद्र में मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है? समुद्र का स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि जो तटीय इलाके होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वो डूबने की कगार पर आ जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है लुप्त प्राय प्रजातियां।
स्पीसीज ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ऐसी कई सारी, चाहे आप फ्लोरा ले लीजिए, वनस्पतियों में ले लीजिए, फोना ले लीजिए, यानी कि प्राणी जगत में ऐसी कई सारी प्रजातियां, स्पीसीज हो गई है जो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है। ये भी हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि जो एशियाटिक चीता है वो लुप्त हो गया है, जो गुलाबी सिर वाली बतख है वो लुप्त हो गई है, और भी कई सारी प्रजातियां जैसे गोडावन है, या महुआ की जो जंगली प्रजाति है, या एक घास का नाम हमने पढ़ा था कि वो अब लुप्त होने की कगार पर है, उनको बचाने की जरूरत है। तो ये सब जो इविल इफेक्ट्स हैं, ये हमारे टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बुरा प्रभाव इसको हम कह सकते हैं। और ये सिर्फ बुरा प्रभाव नहीं है, ये हमारे रिसोर्सेज को एंड लिमिट तक, यानी कि जो आखिरी जो उसका स्तर होता है वहां तक उसको कंज्यूम, वहां तक उसको उपभोग करे जा रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं तक थे। आपको फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में वो लिख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, थैंक यू।